डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 2023 के सेट नंबर 2 का हल लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आज के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने क्या क्या रहने वाले हैं, उनका विस्तार पूर्वक हल करेंगे। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया हुआ था कि आप पढ़ेंगे 20, तैयार होंगे 40, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। कुछ सवाल आपके रिपीटेड मिलेंगे और आप देखेंगे कि कल की क्लास का आज की क्लास में महत्व क्या निकल के आया था। ठीक है ना। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए जरा देखा जाए आज की क्लास क्या हमारे लिए मायने रखती है। देखिए जरा, आज की क्लास में सबसे पहला सवाल आपका शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन कोड के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था। कब? ये देखिए, सबसे पहली चीज़ 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता आई हुई थी, याद रखिएगा। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का सम्राट बना हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, जो कि 1789 में प्रारंभ हुई थी। दूसरा सवाल आपके सामने वही आने वाला है, कल की क्लास में मैंने आपको इसको बताया भी था। ठीक है ना, याद रखिएगा। जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का सम्राट कौन था। बताइएगा आप लोग जल्दी, ये बात आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, कल मैंने आपको बताया था इसको। तो 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की, जिसे सिविल कोड भी कहा गया था। ठीक है, और इसे नेपोलियन कोड भी कहा गया। ठीक, तो बोल रहा है कि भैया इसमें क्या क्या नहीं शामिल किया गया था। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें शामिल क्या क्या किया गया था। अपने आप मालूम चल जाएगा क्या क्या नहीं शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखिए, नेपोलियन संहिता। पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा गया सवाल है, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। और कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर क्या जो अलग से लिखवाते हैं हम उसे उतार लें। अरे गधों, हम किस लिए उसको लिखवा रहे हैं? है तुमको झुंझुना बजाने के लिखवा रहे हैं? क्या बैठ के घंटा बजा वही हैं? सब लिखना है आपको अपनी कॉपी में। जो अलग से लिखवाता हूँ मैं ना, आप उसको कॉपी में लिखिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। चाहे आप अपना अनसॉल्व पेपर लिखिए, उसी में लिखते जाइए। आप दोबारा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। नेपोलियन संहिता में पहला पॉइंट क्या लिया गया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आइए जरा, नेपोलियन संहिता में सबसे पहला पॉइंट आया था कानून के समक्ष समानता। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यह आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट संपत्ति का अधिकार। की सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, मतलब संपत्ति का अधिकार दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद देखिएगा, सामंती व्यवस्था का समापन। सामंती व्यवस्था का समापन। ठीक है, तो दिमाग में एक सवाल उठेगा कि भैया सामंती व्यवस्था क्या थी। तो जैसे कहने का मतलब था कि मैं इस पूरे एरिया का राजा हूँ, ठीक है, और आप मेरे सैनिक हैं, तो आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे मैं खुश हो गया। मैंने कहा जाओ आज से ये एरिया तुम्हारा, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, तो आप गए उस एरिया में एकदम राजा की तरह राज करने लगे, तो उसी को कहा गया था सामंत। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद जो आपका 4 नंबर आया इस पॉइंट में कि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त किया गया, याद रखिएगा। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जन्म से जितने भी विशेषाधिकार थे सबको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद और चीज़ें इसमें की गई। देखिए, जैसे आप 5वां नंबर लिख सकते हैं, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। मतलब जो भूमि पर दास रखे जाते थे, तो भूदासत्व प्रथा को समाप्त किया गया। भूदासत्व प्रथा को समाप्त किया गया। राइटिंग थोड़ी सी तंग है, देखिएगा। मैं कलम से लिखने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन आगे पीछे हो जाता है। थोड़ा सा समझदार बनिएगा आप लोग। और जागीरदारी शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। जागीरदारी शुल्क को समाप्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको इतिहास भी समझिए तैयार होता जाएगा। इतिहास मुझे अलग से पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, गारंटी। अगर मैंने 2023 आपको हल करा दिया ना, पूरा आपको इतिहास तैयार। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान देते जाइएगा आप लोग। चलिए,
और कुछ और ख़ास तो इसमें नहीं है। ठीक है, यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ ही देता हूँ। तो आपके इसमें से 6 में से देखिए कौन सा पॉइंट हट रहा है, देखिए तो ज़रा। अगर चाहिएगा आप लोग तो यहाँ पे 7वां नंबर लिख लीजिएगा, यातायात और संचार में सुधार। यातायात और संचार में सुधार। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था कि उसने एक, समझ लीजिए, डायलॉग दिया। आपने एक पिक्चर देखा होगा सुपर 30 ऋतिक रोशन की, नहीं देखा होगा तो उसको एग्जाम के बाद देखने का प्रयास करिएगा। उसमें ऋतिक रोशन आनंद कुमार बने रहते हैं, जो आपने सुपर 30 नाम से बिहार में कोचिंग सुनी होगी, उसी में। तो ऋतिक रोशन एक डायलॉग बोलते हैं उसमें कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। तो नेपोलियन ने यही काम किया था कि जो राजशाही शासन पिता से पुत्र चलता जा रहा था, नेपोलियन ने कहा अब ये ख़त्म। आपको जो जन्म से विशेषाधिकार मिल रहे थे ना, वो ख़त्म। आप अगर योग्य हैं तभी आपको विशेषाधिकार मिलेगा। तो नेपोलियन ने सबसे पहले इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस विशेषाधिकार को नेपोलियन भैया ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो ज़रा देखिए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे, कौन सा ऑप्शन सही पाएंगे, और मुझे आंसर बताएंगे और हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, क्या ये था क्या? अरे उसने इसी को तो ख़त्म किया था ना। उसके बाद सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया था, ये तो ठीक ही है। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया था, ये भी ठीक है। कानून के समक्ष समानता दिया था, ये भी ठीक है। क्या नहीं जोड़ा गया था, आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे फिर पढ़िए, नहीं पूछा है, अच्छे से पढ़िएगा। नहीं पूछा है तो क्या नहीं जोड़ा गया है, याद रखिएगा। नहीं जो जोड़ा गया है ना उसको लिखना है। तो क्या नहीं जोड़ा गया इसमें? इसमें नहीं जोड़ा गया भैया, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नहीं जोड़ा गया था, इसको तो ख़त्म कर दिया गया ना, इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को नहीं जोड़ा गया था। हो जाएगा ना, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। चलिए दूसरा सवाल देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में, 5 मई 1789। ये कल की क्लास में मैंने आपको झोंक झोंक के बताया हुआ था, है बताया था कि नहीं? मैंने बताया था आपको, बताइए। कल की क्लास में, कल के सेट में मैंने आपको हल कराया था ना। 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, 1799 तक चली थी। उस समय कार्यकाल किसका था? लुई 16वां। कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे बताने को बोला था। ठीक है, चलिए फिर देखिए आप, 1861 में इटली का एकीकृत सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो कल वाला ही सवाल है, कल वाला ही सवाल है। कल वाले में पूछा था गुप्त संगठन यंग इटली किसने बनाया था? जूसेफ मैत्सिनी ने बनाया था ना। और आज वाले में देख लीजिए, पूछ लिया 1861 में सम्राट किसे घोषित किया गया। कल ही मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने कहा था, लिख के लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्लियर है। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। आगे देखिए भैया, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अरे आप चैप्टर देखिए, जाइए जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मैंने पढ़ाया था ना आपको। सत्ता की साझेदारी चैप्टर में मैंने आपको बेल्जियम और किसका उदाहरण लिया था? श्रीलंका का। श्रीलंका आपका एशिया का था, बेल्जियम आपका यूरोप का था। किसका था? यूरोप का। और मैंने आपको बताया था बेल्जियम 4 देशों से घिरा हुआ है, 5 देशों से घिरा हुआ है, और एक तरफ उसकी समुद्री सीमा लगती है। ठीक है ना, याद रखिएगा जरूर। चलिए, तो कहाँ पे है बेल्जियम? यूरोप में है। कहाँ पे है जी? बेल्जियम यूरोप में है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा बोलने लायक है नहीं, इसीलिए मैंने आपको इतना बता दिया है। श्रीलंका आपसे पूछा जाएगा, श्रीलंका एशिया में ही है, भारत आपका एशिया में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आइए भैया आगे चलते हैं। आइए जरा देखिए, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो 1980 में जो आपकी आर्थिक महामंदी है, सॉरी 1980 कहाँ बात कर रहे हैं जी, 1929। तो 1929 में जो आपकी आर्थिक महामंदी आई थी, इसका जो प्रमुख कारण था वो था कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन मतलब युद्ध का काल चल रहा था। युद्ध उस समय ख़त्म हुआ था 1919 में, जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। धीरे धीरे दुनिया बदल रही थी, तो कृषि के क्षेत्र में इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया था ना कि उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा। और जब खरीदने वाला नहीं बचा तो किसानों के जो उपज थी वो एकदम सस्ती हो गई। और जब किसानों की उपज सस्ती हो गई तो किसान गरीब होने लगे, उनकी क्रय शक्ति क्षमता ही कम होने लगी। और जब क्रय शक्ति क्षमता कम होने लगी तो भैया किसान कहाँ से खरीदेगा सामानों को? बोलिए, जब किसान सामानों को खरीदेगा नहीं, उद्योग चलेगा नहीं। और एक कारण भी इसका था, बहुत सारे कारण थे, याद रखिएगा, जिसमें अमेरिका ने बहुत सारे देशों को ऋण दिया हुआ था और उन ऋणों को सोने के रूप में मंगाना शुरू किया।
तो हर देशों से जब वो सोना मंगाने लगा तो वो देश गरीब होने लगे, जिससे देश मंदी की ओर जाने लगे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। जो इसका मुख्य कारण जो था आपका, वही कहानी थी, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये सब तो नहीं है उसके कारण, ध्यान दीजिएगा, ये सब उसके कारण नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिए। अभी कभी आर्थिक महामंदी आएगा आपको लॉन्ग आंसर में, तो मैं वहाँ पे विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा कि इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आप इसमें जानते रहिए कि प्रमुख रूप से जो कृषि क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दिया था, जिससे कृषि की उपज सस्ते में बिकने लगी, और जब सस्ते में बिकने लगी किसानों की क्रय शक्ति क्षमता ही कम होने लगी। क्रय शक्ति क्षमता का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। मतलब मान लीजिए कि अब जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग के पास पैसा ना हो, जैसे कोरोना की बात आई थी, तो कोरोना में लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था, तो लोग खरीदने कहाँ जाएंगे? जब कोई खरीदेगा नहीं तो दुकानों से सामान बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। जब दुकानों से सामान नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री बनाएगी क्या? उधर फैक्ट्री बनाएगी ही नहीं, और जब फैक्ट्री बनाएगी नहीं तो क्या उसको कच्चा माल चाहिए होगा? क्या नहीं चाहिए होगा। मतलब एक प्रकार का पूरा चक्र चलने लगेगा और पूरे एरिया में मंदी व्याप्त हो जाएगी। ठीक है ना, कोई एक भी एरिया में अगर कमजोर हुआ ना तो सारे एरिया में वो मंदी व्याप्त हो जाती है। ये बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? तो रिंडर पेस्ट 1890 में फैली हुई एक बीमारी का नाम था, जिसने महामारी का रूप धारण कर लिया था। महामारी का रूप धारण कर लिया था, और ये एक विषाणु जनित महामारी थी। याद रखिएगा, विषाणु जनित अर्थात वायरस से फैलने वाली बीमारी थी। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे बड़ी संख्या में पशु मरे थे। अर्थात ये जो महामारी थी वो किससे संबंधित थी? पशुओं से संबंधित, और सामान्यतया मतलब प्रमुख रूप से मवेशियों में फैली हुई थी। मवेशी मतलब जानते हैं ना, जो पाले जाते हैं दूध देने के लिए। ठीक है ना, तो मवेशी मतलब जो पाले जाते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया। ठीक है, ये लोग तो प्रमुख रूप से मवेशी अर्थात भैंसों में फैली हुई थी, ये भैंसों में। तो जो रिंडर पेस्ट थी वो 1890 में फैली थी। कहाँ पर? अफ्रीका में फैली थी, मवेशियों में फैली हुई बीमारी थी। इसको लिखेंगे आप लोग, रिंडर पेस्ट 1890, मवेशियों में फैलने वाली महामारी, विषाणु से। किससे? विषाणु से। और 2011 में इस पर विजय प्राप्त कर ली गई। मतलब 2011 में इसको अंततः समाप्त कर दिया गया था, रिंडर पेस्ट नामक बीमारी को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए भैया, कौन सा एक राज्य सूची का विषय है? तो इसके लिए तो आप तुरंत जाइए सोशल साइंस की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें मैंने आपको एक क्लास में पूरा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। उसे आप देखिए, हर चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है ना, आपको वहाँ से मिलेगी। अब देखिए, 1 नंबर का सवाल आज का आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा है, कॉपी में जाके पढ़िए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अगर आपने नहीं कॉपी में लिखा है तो जाइए क्लास खोलिए, उसमें पढ़िए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आपको सवाल बन गया कि नहीं बन गया? जहाँ जहाँ से सवाल बनेगा आप उसको दोबारा पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या हुआ इसमें। मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी कार्य, ये सब आपके संघ सूची में आते हैं। किस में आते हैं? संघ सूची में। और जो व्यापार है वो आपका राज्य सूची में आता है। मतलब आंतरिक व्यापार, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार है, वो राज्य सूची में आता है, उसमें केंद्र कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, विदेशी व्यापार नहीं है, आंतरिक व्यापार की बात हो रही है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और उठती है कि भैया जो आपका संघ सूची था, कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची, फिर आपका जो है तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें 2 बातें मैं करता हूँ आपसे, पहले कितने थे और अब कितने हैं। पहले कितने थे और अब कितने हैं। ठीक है, तो संघ सूची में पहले आपके 97 विषय थे, 97, अब हो गए हैं 100। राज्य सूची में पहले आपके 66 विषय थे, अब हो गए हैं 61। ठीक है, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब हो गए हैं 52। मतलब कुछ खेला समझ में आया? 66 में से 5 को निकाल कर इसमें घुसा दिया गया था, अर्थात राज्य सूची से समवर्ती सूची में घुसा दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो हमारी केंद्र सरकार थी वो उस पर कानून नहीं बना पा रही थी। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि भैया इसको राज्य सूची से निकालो और समवर्ती में भेज दो, क्योंकि समवर्ती में कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है, केंद्र का भी राज्य का भी। और जहाँ पर भी टसन हुआ ना, तुरंत ही केंद्र का ऊपर रहेगा। याद रखिएगा, मतलब देखिए, जब तक इनका अलग है इनका अलग है तब तक दोनों बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे टसन हुआ ना, ये केंद्र हमेशा ऊपर रहेगा, राज्य वहाँ पे नीचे हो जाएगा। मतलब माना किसका जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में अपने भर लीजिएगा। चलिए अब देखा जाए, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये सूचियाँ आप याद रखिएगा, इसमें मैंने एक बार बता दिया, बाकी आप जाइए इसकी कौन कौन से विषय हैं आप पीछे देखिए। यहाँ पे समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हमने पीछे पढ़ा है उस पर यहाँ पे समय नहीं बर्बाद किया जाएगा, जो अलग है उस पर समय बर्बाद करिए, चलेगा। फिर देखिए कल का रिपीटेड सवाल, संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है? बताइए तो जरा। वही श्रीलंका वाली कहानी,
श्रीलंका वाली कहानी, श्रीलंका में अब भी एकात्मक शासन पाया जाता है, यहाँ पर केंद्र सरकार एकदम प्रबल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? लोकतंत्र जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, किसने बोला था बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए ये भाषा किसने बोली थी? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ठीक है, चलिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, निर्वाचन मतलब चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र में तो होता ही है ना। जैसे हमारा भारत लोकतंत्र है, यहाँ पे देखिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हमारे नीतीश भैया एक तरह रहेंगे, 5 साल में 4 बार बदलेंगे हैं। उसका देखिए उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र में जो सरकार बनती है ना वो अपने अधिकारों के प्रति उत्तरदायी होती है कि आपको ये काम करना है, आपने ऐसा गलत काम किया आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, उत्तरदायी। कानून के समक्ष समानता, वो तो हमारे यहाँ है ही, कानून के समक्ष क्या गरीब क्या अमीर कुछ नहीं देखा जाता है, सब समान है। लेकिन वो अलग की बात है कि पैसा दे के खरीद लेते हैं, वो अलग पैटर्न है। लेकिन संविधान में जो कहा गया है कानून के समक्ष सब समान है, आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन, ना 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 ना, यही श्रीलंका में हुआ था, सिंघली लोगों ने शासन किया था, तभी तो वहाँ पे दंगा किया था, तमिल लोगों ने किया था कि नहीं किया था, बोलिए आप। तो इसका मतलब बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में नहीं चलता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो लोकतंत्र में नहीं है ना, पूछा है लोकतंत्र से नहीं है, तो नहीं कौन सा है? बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बाकी के 3 तो हैं उसमें। ठीक है, चलिए भैया देखिए, संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? शक्तियों का वितरण, ये तो होता है, शक्तियों का वितरण होता है। ठीक है ना, तो शक्तियों का वितरण होने का मतलब शक्तियां बांटी जाती है ना, केंद्र में कुछ दिया जाएगा राज्य में। अभी वही तो देखिए, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहाँ पे रहेगा? लोकतंत्र में ही तो रहेगा ना। अगर एक तंत्र रहेगा, राजतंत्र रहेगा, तो वहाँ पे शक्तियाँ बांटी थोड़ी ना जाएगी। अगर मैं ही सोचूं कि मैं ही मालिक रहूं तो क्या मैं किसी को शक्ति दूंगा? नहीं दूंगा ना। याद रखिए, सबको अपना नौकर बना के रखूंगा मैं। लेकिन लोकतंत्र में आती है तो कुछ काम मैं करूंगा, कुछ काम आप करेंगे, बांट दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण इसमें होता है। उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायपालिका, ये शब्द इसने गलत लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं लिखना चाहिए। अगर इसने स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा होता ना ये सही होता, अगर इसने स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा होता ना तो सही होता। ये हमारे यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना गया है, न तो केंद्र सरकार को, न तो संसद को, न ही न्यायालय को, किसी को सर्वोच्च नहीं माना गया है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, मतलब सबके सब बंधे हुए हैं किससे? संविधान से। सबके सब किससे बंधे हुए हैं? संविधान से बंधे हुए हैं। ये बात को आप अपने दिमाग में भर लीजिए, बैठा लीजिए, खोपड़ी में घुसा लीजिए। ठीक है ना, तो ये सर्वोच्च न्यायपालिका जो लिख दिया यही शब्द गलत हो गया। आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि न्यायपालिका तो हमारे यहाँ स्वतंत्र होती है ना, तो स्वतंत्र न्यायपालिका बोलिए ना, सर्वोच्च न्यायपालिका। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊपर, अर्थात जो न्यायपालिका कहेगी वही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो संविधान कहेगा वो मानना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है। हाँ, बोलेंगे सर्वोच्च संविधान, क्या बोलेंगे? सर्वोच्च संविधान। जैसे यहाँ पे लिखा है कठोर संविधान, कठोर संविधान। ठीक है ना, संविधान बहुत कठोर है, उसी के हिसाब से काम करना है, इसीलिए इसको कठोर संविधान कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल भैया क्या कह रहा है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायपालिका वाला ऑप्शन सही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायपालिका वाला ऑप्शन सही है, याद रख लीजिएगा आप लोग ये वाला। क्यों? क्योंकि यही विशेषता नहीं है ना, विशेषता नहीं पूछा है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका थोड़ी ना होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघवाद में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण संघात्मक शासन में होता है, कठोरवाद कठोर संविधान होता है, शक्तियों का वितरण भी होता है, सब कुछ होता है इसमें, याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास, क से काली, क से कपास, क से काली, क से कपास है, बोलिए। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बाकी आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, मिट्टियों की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने आपको सारी मिट्टी बताई हुई है विधिवत, कौन सी किस राज्य में पाई जाती है, किस फसल का उत्पादन किस में होता है, हैं? बताइए, बताया कि नहीं मैंने? जाइए देखिए, जिन्होंने पढ़ा हुआ है एक बार रिपीट करिए, ये भी आपका होमवर्क रहेगा आज का। जिन्होंने पढ़ा है वो रिपीट करिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाइए फिर से क्लास देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़िए। कर्तन और दहन कृषि, झूम कृषि, झूम कृषि। ठीक है ना, कर्तन और दहन कृषि मतलब काटिए और जलाइए और खेती कीजिए। इसको और क्या कहा गया था जी? इसको कमेंट बॉक्स में नाम इसका और बताइएगा। तो कर्तन और दहन कृषि को और क्या कहा गया था? ठीक है, कर्तन और दहन कृषि को और क्या कहा गया था, आप उसको बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ये कहाँ पर की जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये पूर्वोत्तर के राज्यों में ज़्यादातर की जाती है, पूर्वोत्तर के राज्यों में। अर्थात जब हमारा ये भारत का नक्शा ऐसे बनता है, ये नेपाल को लेते हुए यहाँ से ये जो पूंछ ऐसे निकल के आती है ना ये वाली, तो इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा झूम कृषि की जाती है, कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसमें से पूर्वोत्तर के राज्य में कौन से? देखिए उत्तर प्रदेश भैया हमारा यहीं पड़ता है, उत्तराखंड इधर पड़ता है, राजस्थान यहाँ पड़ता है, तो इधर साइड में कौन बचा? आपका मिजोरम बचा। तो इसमें मिजोरम आएगा आपका, मिजोरम के बाद असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद आपका आएगा क्या बोलते हैं त्रिपुरा आएगा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद आपका आएगा असम आएगा। ठीक, तो ये सारे लोग उसमें आते हैं। तो इन चीज़ों को देखना है आपको, उधर ही आपकी ये वाली खेती होती है, तो मिजोरम इसमें आंसर में आएगा आपके। ठीक है ना, चलिए फिर आपसे पूछा भैया कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज का मतलब जिससे बेसिक चीज़ें बनती हैं, जिससे बेसिक चीज़ें, स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं, बेसिक चीज़ें, मतलब आप कोई भी चीज़ अपने सामने देख रहे हैं तो लगभग उससे बनी हुई है। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें लगभग लोहे से बनी हुई हैं। क्या आपके आसपास हर चीज़ तांबा से बनी हुई है क्या? अरे तांबा महंगी धातु है जी। मैग्नीज तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, अभ्रक आपको सपने में देखने को मिल जाता है, माइका, ठीक है ना, तो बहुत कम देखने को मिलता है। लौह अयस्क देखिए, लोहा हर जगह ही मिलता जाता है, इसका मतलब यही आधारभूत है। आधारभूत का मतलब क्या? जिससे सारी बेसिक चीज़ें बनती हैं। तो आपने देखा होगा बेसिकली जो भी चीज़ बनती है वो लोहे की ही बनती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखिए मैंने परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत आपको पढ़ाया हुआ था। परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलिए, तो कौन सा है परंपरागत? जो आप पुराने से समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, पुराने समय से आपने जो प्रयोग किया हुआ है। क्या प्रयोग किया आपने? कोयला जला के खाना बनाते थे नहीं बनाते थे? तो कोयला आपका परंपरागत है। सौर ऊर्जा देखिए अब सरकार बोल रही है। पवन ऊर्जा जो पवन चक्की से होता है, का पहले पवन चक्की चलती थी का? ज्वार भाटा की ऊर्जा का उपयोग अब किया जाने लगा है। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जिन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। ठीक है ना, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्या कह रहा है, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बताइए जरा, तो कौन सा उद्योग होगा? बोलिए, तो कौन सा उद्योग है? बॉक्साइट किसका अयस्क है, जरा मुझे बता दीजिए। तो अभी मैंने आपको साइंस में हाल फिलहाल में ही पढ़ाया हुआ है। बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है जी? एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है ना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, तो एल्यूमिनियम इसका ऑप्शन हो जाएगा, बस खत्म का। कौन सा एक विकसित देश है? कौन सा एक विकसित देश है? तो इसमें बताइए जरा। हमारा भारत भैया विकसित देश है का? हमारा प्यारा भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। कौन सा देश है? विकासशील देश है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ब्राज़ील भी विकासशील की श्रेणी में आता है, भारत भी आता है, बांग्लादेश भी विकासशील की श्रेणी में आता है। जो ये आपका फ्रांस बचा ना, यही आपका विकसित देश की श्रेणी में आता है। फ्रांस जो है विकसित देश की श्रेणी में आता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ विकसित देश, कुछ विकसित देश, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके सामने बन गए ना, तो बन सकते हैं कुछ विकसित देश। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, इटली डोसा नहीं, इटली है, इटली ध्यान दीजिएगा, ना पता था डोसा याद आने लगे आपको। फिर रूस आदि, ये लोग भैया जो आपके हैं, ये लोग विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। विकसित देश का मतलब इनकी विकास दर बहुत तेज है, मतलब यहाँ पे लोग बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग इस बात को। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, आइए जरा, हो गया इसमें का। आखिरी के 4 सवाल आपके सामने उल्टी गिनती गिन रहे हैं। अब देखिए, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार, देखिए विकसित देश, विकास हमने पढ़ा था ना चैप्टर। विकास का आधार क्या था? विकास का पता हम कैसे करते थे? हमने कहा था ना कि यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय लंबे समय तक बढ़ती है, दीर्घकालिक रूप से बढ़ती है,
तो वही उसके देश के विकास का आधार होता है। मतलब कहा जाता है कि वह देश विकास कर रहा है, कहा जाता है कि वह देश विकास कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा जी? प्रति व्यक्ति आय सही होगा। देखिए ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते थे। जो हमारा मानव विकास रिपोर्ट HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने पढ़ा था ना अभी पिछली क्लास में, तो वो जो लागू करता है वो तो कहता है शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, तीनों को बताता है। जीवन प्रत्याशा मतलब वहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, व्यक्तियों की साक्षरता दर कैसी है, प्रति व्यक्ति आय भी बताता है। लेकिन केवल यहाँ पे विकास पूछा गया है, केवल विकास पूछा गया है। ठीक है, तो मानव विकास में किसको शामिल किया गया, आप इसको अपनी कॉपी में जरूर जाके आज तुरंत पढ़िएगा। HW में मानव विकास में किसको शामिल किया गया, यहाँ से क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आप उसको पढ़िए। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। ये आपकी पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें हमारा ऑप्शन इस टाइम सही होगा प्रति व्यक्ति आय। केवल यहाँ पे विकास पूछा है, अगर मानव विकास पूछा होता तब वहाँ पे 3 संकेतक लिए जाते हैं, उनको जाके अपनी कॉपी में आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर भैया क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र कैसे विकसित होगा, अगर वहाँ पर नियमित कार्य मिलेगा लोगों को, बेहतर बढ़िया मजदूरी मिलेगी, तब भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। जो किसान उपज पैदा करेगा उसको उचित कीमत मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ देखिए मोदी सरकार जो है गेहूं और चावल का मूल्य बढ़ा दी है, तो अगर आप बेचेंगे महंगे में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब महंगाई में खरीदना पड़ता है तो कहते हैं कि सरकार ने सब कुछ महंगा कर दिया है। आप चाह रहे हैं कि किसान को पैसा भी ज़्यादा मिले और आपको सामान भी सस्ता मिले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। भोजन करके बैठने में आनंद नहीं आता है। देखिए नियमित कार्य है, बेहतर मजदूरी है, उपज की उचित कीमत है, मतलब सब कुछ इसमें ठीक है। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं। अरे कृषि कौन सा क्षेत्र है भैया, कृषि कौन सा क्षेत्र है बताएंगे क्या आप? तो कृषि कौन से क्षेत्र में आता है, प्रारंभिक में आता है ना। प्रारंभिक क्षेत्र में कृषि आता है आपका, प्रारंभिक क्षेत्र में आपका कृषि आता है, याद रख लीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है, उद्योग, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में तो आपका सेवा आता है ना, तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा आता है। और चतुर्थक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा कौन सा क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र में कौन सा आता है ये भी देख लीजिए। अभी तक आपने प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक पढ़ा था, अब चतुर्थक पढ़ेंगे। तो चतुर्थक में आपका आता है शिक्षा और शोध, चतुर्थक में आपका आता है शिक्षा, शोध और अनुसंधान, मतलब जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलता है ना वो सब चतुर्थक क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो शोध होते हैं वो सब चतुर्थक क्षेत्र में आता है, जो शिक्षा बढ़ती है वो सब चतुर्थक क्षेत्र में आती है। तृतीयक में आपका सेवा आता है, प्रारंभिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में जरूर, किसमें कौन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए सवाल बन गया ना, तो मान लीजिए इस बार कृषि पूछा, अगली बार उद्योग पूछ लेगा, आपके टाइम में उद्योग ही पूछ ले, तब क्या करेंगे आप? तो जानना चाहिए ना, ऐसा नहीं मतलब केवल ऑप्शन देखिए टिक मारिए और निकल जाइए, नहीं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानिए, तब आपको समझ में आती है चीज़ें। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था जी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी इसे बोलते हैं, सुरक्षा की जगह संरक्षण भी लिख दिया जा सकता है, तो आप दोनों नोट कर लीजिएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये हुआ था पारित 1986 में, ये हुआ था पारित 1986 में। तो अब यहाँ से देखिए एक अधिनियम पूछा गया ना, तो बहुत सारे अधिनियम मैंने आपको कॉपी में लिखवाए थे। ठीक है, आप उसको आज याद करेंगे, आज आपका होमवर्क यही रहेगा। ठीक है, तो 4 होमवर्क आपके मिल गए, उनको जाके तुरंत पढ़िए अपनी कॉपी में खोज कर। 1986 में एक और अधिनियम पारित किया गया था, पर्यावरण से संबंधित था, उसका नाम क्या था जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल की क्लास में आपको बताऊंगा। अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए कि 1986 में और कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जो कि पर्यावरण से संबंधित था, उसका नाम क्या था। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, साथ में इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहिए। सोशल मीडिया तो लगभग सभी लोग चलाते होंगे, तो एक बार इसे शेयर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर कर दीजिए। कम से कम अगर 2 लोग भी उसको देखते हैं तो भी इसका अलग एक इम्प्रेशन बनेगा। ठीक है ना, चलिए तो जाइए पढ़िए, कल मैं आपके लिए 30 सवाल लेकर आऊँगा, आज मेरे 20 ही सवाल रह गए, कल मैं कोशिश करूँगा कि 30 सवाल लेकर आऊँ। ठीक है, जब मैंने पूरी स्लाइड बना ली, क्लास शुरू कर दिया, तब मुझे याद आया कि आज मुझे 30 सवाल लेना था। कोई बात नहीं, कल की क्लास में हम लोग 30 सवाल करेंगे। ठीक है, जाइए पढ़िए अब।